हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए पास करने का जुगाड़ लेके आ गए हैं, जिससे देखकर आप गारंटी से पास हो जाओगे आपके अपने बोर्ड एग्जाम में। 10th क्लास के लिए हम कंप्लीट एमसीक्यूज का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 200 एमसीक्यूज कराएंगे। और इन एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, और आप एक बार इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 30 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पास करने का ये 110% जुगाड़ हुआ पक्का। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 98 99 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए 30 मार्क्स यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देन बचे हुए 40 मार्क्स हैं वो राइटिंग सेक्शन से वो गेन हो जाएंगे, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिल ही जाते हैं। ओवरऑल 98 99 मार्क्स डेफिनेट हैं, आ ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले पोइट्री सेक्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप स्नो चैप्टर से कंप्लीट एमसीक्यूज पहले दे रखे हैं, फिर हम अगले चैप्टर्स यानी कि सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, प्रोज, तीनों सेक्शन विद ग्रामर, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके खत्म। फर्स्ट है, हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है, पोइट कौन है। तो डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। एंड इसी के साथ रॉबर्ट फ्रस्ट ने एक और पोएम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखी है, वो है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, दो पोएम लिखी हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्ड सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। पोइट पर किसने बर्फ गिराया, किस पक्षी ने बर्फ गिराया। तो ऑप्शन ए क्रो, ऑफकोर्स क्रो ने गिराई थी। स्पैरो नो, डव नो, पीजन नो। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ समझिए इधर। वॉट ट्री डिड द क्रो सिट ऑन। कौआ किस पेड़ पर बैठा हुआ था। ऑप्शन ए बनियान ट्री, नो बरगद का ट्री था, नो हेमलॉक ट्री, बिल्कुल एकदम आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी अपने आप में करेक्ट आंसर है। ऑक नो, मैंगो ट्री नो, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डिड द स्नो चेंज इन द पोइट्स मूड। वॉट डिड द स्नो चेंज इन द पोइट्स मूड। सैडनेस टू हैप्पीनेस, एकदम सही आंसर है। यानी कि स्नो ने क्या कर दिया था, सैडनेस से हैप्पीनेस का मूड बदल दिया था भैया। एंगर टू पीस, नो, एंगर से पीस कर दिया था यानी शांति, नो। लेजीनेस टू एनर्जी, यानी आलस से फुर्तीला बना दिया, नो। वरी एंड रिलैक्सेशन, नो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडनेस टू हैप्पीनेस, यानी कि दुख से खुश में चेंज कर दिया, खुशी में चेंज कर दिया। अब समझिए एक और पॉइंट, जब भी नेस किसी शब्द के पीछे लगकर आएगा, क्या आएगा, नेस, और TION आएगा, वो 110% नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। लव, ऑप्शन बी नेचर्स हीलिंग पावर, फ्रेंडशिप, करेज। तो देखिए चैप्टर में करेज का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, फ्रेंडशिप का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लव का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेचर्स हीलिंग पावर। नेचर्स के पास किसी भी समस्या, किसी भी घाव को हील करने की क्या होती है, क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देखेंगे कि फायर एंड आइस से जो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। समझिए सबसे पहले फायर एंड आइस कंपोज किसने की, रॉबर्ट फ्रस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर डिजायर विद। डिजायर की तुलना किससे की गई, किससे की जाती है, वाटर से, नो। ऑप्शन बी फायर से, एकदम सही। फायर से किससे की जाती है, डिजायर की तुलना किससे की जाती है, फायर से। ऑप्शन सी एकदम गलत, ऑप्शन डी एकदम गलत, बिकॉज आइस की तुलना की जाती है हीट से। किससे, हीट से। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग व्हाट डज हेट सिंबलाइजेस। हेट क्या सिंबलाइज करता है, फायर सिंबलाइज करता है, नो एकदम गलत। अर्थ सिंबलाइज करता है, नो एकदम गलत। आइस करता है, ऑफकोर्स एकदम सही आंसर है भाई। नेक्स्ट ऑप्शन डी सन, सन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हेट किसका प्रतीक होता है, आइस का प्रतीक है, रिप्रेजेंट किया गया है इस पाठ में। तो पोइट कहना क्या चाह रहे हैं इस पोइम में कि आइस एंड फायर बोथ आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझिए इधर। विच नेचुरल एलिमेंट आर यूज्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सा नेचुरल एलिमेंट यूज किया गया है। ऑप्शन ए फायर एंड आइस, मे भी हो सकता है। ऑप्शन बी एयर एंड वाटर, नो, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है पोएम में। सन एंड मून, ऑप्शन सी में है, नहीं ये भी नहीं डिस्कस हुआ है कहीं भी। ऑप्शन डी अर्थ एंड स्काई, ये भी नहीं यूज हुआ है। तो अपने आप में करेक्ट आंसर एक ही बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आइस एंड फायर, ये नेचुरल एलिमेंट यूज हुए हैं फायर एंड आइस पोएम में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। संसार को क्या नष्ट कर सकता है।
डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नष्ट करना, तो कौन नष्ट कर सकता है? ऑप्शन ए लव एंड केयर, प्यार और देखभाल नष्ट कर सकता है? नहीं जी। ऑप्शन बी फायर एंड आइस, इस पोएम में बताया ही यही गया है कि संसार के लिए फायर और आइस दोनों ही बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, तो ऑप्शन एकदम बी सही हो जाएगा, फायर एंड आइस बोथ आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। लाइट एंड डार्कनेस, नो वॉर एंड पीस, यानी शांति और युद्ध, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टोन ऑफ द पोएम इज मोस्टली, यानी कि जो टोन है इस पोएम की वो किस तरीके की रखी गई? ह्यूमरस रखी गई, यानी कि हास्यप्रद है? नो, हंसी की तो बात इस पोएम में कहीं भी हुई ही नहीं है फायर एंड आइस में, तो ये तो होगा नहीं। सीरियस में भी हो सकता है, एंग्री गुस्सा हो सकता है, जॉयफुल बात हुई है यानी खुशी की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा, एकदम गलत। एंग्री एंड सीरियस बच्चा, तो ऑप्शन बी हम सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो टोन है वो ज़्यादातर कैसा है? सीरियस टोन है, यानी कि गंभीरता वाला इसमें सेंस झलक रहा है इस कंप्लीट पोएम में, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम पूछेंगे अ टाइगर इन द जू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अ टाइगर इन द जू के कंपोजर कौन है? हु इज़ द कंपोजर ऑफ अ टाइगर इन द जू? इसके जो कंपोजर हैं वो हैं लेजली नॉरिस। कौन है? लेजली नॉरिस। फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ विष्णु के कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है इस चैप्टर का। वेयर इज द टाइगर केप्ट इन द पोएम? पोएम में टाइगर को कहाँ रखा गया है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट में हो सकता है, जू में हो सकता है, सर्कस में नो, सेंचुरी में नो। अब टाइगर कहाँ रखा गया है? टाइगर इन द जू चैप्टर का ही नाम है, तो आपको पता है फॉरेस्ट यूज नहीं बल्कि इसमें क्या रखा गया है? जू में रखा गया है, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही उसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड द केज? टाइगर पिंजरे में क्या करता है? ऑप्शन ए रॉर्स लाउडली, जोर जोर से दहाड़ता है, हो सकता है, देखते हैं बाद में। स्टॉक्स साइलेंटली, धीरे धीरे टहलता है। हंट्स एनिमल, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ इस पोएम में अ टाइगर इन द जू में कि पिंजरे में शिकार कर ले, नहीं। रन्स फास्ट, नहीं, ये भी नहीं। दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन में हमको शंका है। देखिए सबसे पहले रॉर्स लाउडली, पिंजरे में बंद था टाइगर तो वो तेजी से दहाड़ेगा कैसे? सबसे पहले तो ये प्रश्न आना चाहिए माइंड में, तो ये वाला ऑप्शन तो 100% कट जाएगा। ऑप्शन बी बचा स्टॉक्स साइलेंटली, धीरे धीरे वो पिंजरे में क्या करता है? चलता है, इधर से उधर, उधर से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम? पोएम में क्या कॉन्ट्रास्ट है यानी क्या विपरीत बताया गया है? सिटी एंड विलेज नो। ऑप्शन बी है फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, आज़ादी और गुलामी, कैद, तो यही आंसर सही हो जाएगा कि एक जो कैद में होता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, दोनों की ही स्थिति कैसी हो जाती है? बहुत ही गंभीर हो जाती है। डे एंड नाइट कहीं भी बोला नहीं गया। पुअर एंड रिच का सीन कहीं भी इस पोएम में यूज नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। अब देखिए इनको आप करने के बाद 100% श्योर हो जाओगे कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन बने, आप डैम श्योर है उसका क्वेश्चन करोगे ही करोगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक नहीं लगभग 3-4 टाइम इसको देख लीजिए, 200 के 200 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। हाउ डू पीपल रिएक्ट टू द टाइगर इन द जू? लोग जू में जो टाइगर होता है उससे किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं? दे फीड हिम, लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। ऑप्शन बी दे एडमायर हिज ब्यूटी, उनकी सुंदरता से खुश होते हैं लोग। दे रन अवे, लोग भाग जाते हैं। दे इग्नोर हिम, टाइगर्स को लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। देखिए इग्नोर तो कर देते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन में ये कोई सीन वाली यानी कि आंसर वाली बात है ही नहीं। दे रन अवे नो। दे एडमायर हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट तो होते हैं, बट जो असली इसमें बात बताई गई है वो ये है दे एडमायर हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, ऐसा नहीं है। दे फीड हिम, वे उसे क्या खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर शुड द टाइगर बी अकॉर्डिंग टू द पोइट? टाइगर को कहाँ होना चाहिए पोइट के अनुसार? ऑप्शन ए जंगल में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, हाउस में होना चाहिए, रोड पर होना चाहिए। तो टाइगर को पोइट के अनुसार होना चाहिए जंगल में, यानी ये ऑप्शन ए एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहाँ होना चाहिए? हमेशा जंगल में होना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में टाइगर अच्छा नहीं लगता। अब आप ही को ले लो, आप सभी टाइगर्स हो, आपको ही अगर 4 दीवारी में बंद करवा के रख दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? तो इसी प्रकार टाइगर को या फिर किसी भी एनिमल को बंद करने से उसका स्वतंत्र जंगली जानवरों से किस प्रकार से निपटा जाए या कैसे बात की जाए? तो इसके जो कंपोजर हैं वो है कैरोलिन बॉल्स। कौन है? कैरोलिन, हु इज डिस्क्राइब एज नॉवल इन द पोएम। इस पोएम में नॉवल जानवर किसको बताया गया है? ऑप्शन ए लॉयन, लॉयन तो एशियाटिक था, लॉयन क्या था? एशियाटिक था। बियर हग्स यू वेरी मच, बियर की क्वालिटी क्या बताई थी इस पोएम में कि बियर आपको बहुत अच्छे से गले लगाएगा, बार बार गले लगाएगा। नोवल इसमें बताया गया है जानवर टाइगर,
टाइगर को इसमें क्या बताया गया है, नोबल एनिमल बताया गया है। एंड ऑप्शन डी लेपर्ड, लेपर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बार बार आपके ऊपर क्या लगाएगा, लेफ्ट करेगा, यानी कि छलांग लगाएगा, बार बार छलांग लगाएगा। तो ऑप्शन सी टाइगर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर को नोबल बीस्ट बताया गया है इस पूरे पोइम में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझिए, व्हाट इज द मेन स्टाइल ऑफ द पोइम। इस पोइम का मेन स्टाइल क्या बताया गया है, सीरियस बताया गया है, ह्यूमरस बताया गया है, एंग्री बताया गया है, या फिर सैड बताया गया है। सबसे पहले सैड तो बताया नहीं गया है, एंग्री बताया नहीं गया है, तो फिर सीरियस और ह्यूमरस में से बताया गया है। तो क्वालिटी किसी की गिनाना कभी भी कोई सीरियस वर्क नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए एकदम गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए, विच एनिमल इज डिस्क्राइब एज लीपिंग ऑन द विक्टिम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बार बार उछाल कौन लगा रहा है, किसको बताया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नेक्स्ट इसमें लेपर्ड। क्या हो जाएगा, लेपर्ड एकदम सही आंसर हो जाएगा। लेपर्ड बार बार क्या करता है, किसी भी विक्टिम के ऊपर बार बार छलांग लगाता है। बियर क्या करता है, हग्स यानी कि गले लगाता है। लॉयन को क्या बताया गया है, एशियाटिक। एंड टाइगर को नोबल बीस्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समझिए, विच एनिमल हग्स पीपल टू डेथ, यानी कौन सा जानवर गले लगाता है लोगों को। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लगभग ये थर्ड टाइम हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 17 18 में हम यही डिस्कस कर चुके थे और 19 में वही पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझिए, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम किस प्रकार की पोएम है, सटायरिकल है, ह्यूमरस है, रोमांटिक है, या फिर नैरेटिव है, किस प्रकार की पोएम है। इसका अभी हमने थोड़े समय पहले डिस्कशन किया था। अब इसको हम आपको देते हैं HW में, ये आपको HW में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द बॉल पोएम। अब हम बॉल पोएम के कंप्लीट MCQs डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी पोएम कौन से नंबर की है, 5th नंबर की। इससे पहले हमने कंप्लीट 4 पोएम्स के MCQs डिस्कस किए और अभी तक हम 20 MCQs डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर में 5-5 MCQs। तो इसी पर हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नेक को कंपोजर कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। और टाइगर इन द जू के कौन है भाई, लेजली नॉरिस। और टाइगर इन द जू के कौन है, लेजली नॉरिस। और इसी के साथ आप हमें बताओ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के कौन थे, कैरोलिन वेल्स। कौन थे, कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोएम नंबर 5। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको ना मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इसका एक ही मंत्र है, चीज़ें बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, 4-5 बार जितना हो सके उतने टाइम रिवीजन करो चीज़ों का। जितना रिवीजन करोगे उतना ही चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 21 अब हम डिस्कस करते हैं, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द पोएम। पोएम में लड़का क्या खो चुका है। तो पोएम में लड़का खो चुका है हिज मनी, ऑप्शन ए नहीं गलत, हिज बॉल एकदम गलत, सॉरी यही करेक्ट हो जाएगा, हिज बॉल, क्योंकि लड़के ने क्या खोया था, बॉल ही खोया था। ऑप्शन सी टॉय गलत, हिज बुक गलत, हिज मनी गलत। तो ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 समझिए, व्हाट डज द लॉस ऑफ द बॉल सिंबलाइज, यानी कि जो लॉस है बॉल का वो किसका प्रतीक है, क्या प्रतीक करता है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नो। लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी कि बच्चे की मासूमियता को खो जाता, बच्चे की मासूमियता चली जाती है, खो जाती है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ हेल्थ एकदम गलत, लॉस ऑफ नॉलेज एकदम गलत, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 समझिए, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न, यानी कि वो लड़का क्या सीखता है, कौन सा पार्ट सीखता है, क्या पार्ट सीखता है। ऑप्शन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी टू बाई न्यू टॉयज, ऑप्शन सी टू प्ले केयरफुली, नो, टू शेयर विद फ्रेंड्स, नो, यानी कि ऑप्शन डी और सी का तो कोई सीन है ही नहीं। टू बाई न्यू टॉयज ये भी डिस्कस नहीं हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचता है, वो है ऑप्शन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं, व्हाट डज द बॉल रिप्रेजेंट, बॉल क्या रिप्रेजेंट करती है, चाइल्डहुड डेज, स्कूल लाइफ, हैप्पीनेस ओनली, और वेल्थ, क्या रिप्रेजेंट करती है बॉल। तो देखिए पहली बात ऑप्शन डी एकदम हट जाएगा, क्योंकि बॉल वेल्थ यानी संपत्ति को रिप्रेजेंट नहीं करती है। स्कूल लाइफ का ओवरऑल पोएम में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है, तो फिर ऑप्शन बचता है ए एंड सी। इन दोनों में से कोई आपको चूज करना है, चाइल्डहुड डेज या फिर हैप्पीनेस ओनली, खुशी, केवल बस खुशी। तो ये ना बचपन के दिन को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस ओनली नहीं, बचपन के दिन।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा चाइल्डहुड डेज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द टोन ऑफ द पोएम, यानी पोएम की टोन कैसी है? एंग्री है, सैड एंड रिफ्लेक्टिव है, जॉयफुल है, रोमांटिक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये भी आपको होमवर्क में ही कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक बार अगर आप पोएम को अच्छे से क्लियरली समझ लोगे देन ऐसे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये टोन वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बार पोएम को अच्छे से समझ लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक बार में ही। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, पोएम नंबर 6 अमेंडा। पोएम नंबर 6 कौन सी है? अमेंडा। और अमेंडा के जो कंपोजर हैं वो हैं रॉबिन क्लीन। कौन है? रॉबिन क्लीन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु इज़ अमेंडा? अ टीचर, नो। अ लिटिल गर्ल, एकदम सही। अ राइटर, नो। पोइटेस, नो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटिल गर्ल। छोटी लड़की है अमेंडा। कौन है? छोटी लड़की, जिसे उसके माँ बाप टॉर्चर करते हैं अलग अलग प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ अमेंडा आस्क्ड नॉट टू? अमेंडा को क्या करने के लिए नहीं कहा गया? ईट चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट खाने के लिए नहीं कहा गया। प्ले आउटसाइड, वाइट हर नेल्स, वॉचिंग टीवी, वॉच टीवी। यानी कि व्हाट इज़ अमेंडा आस्क्ड नॉट टू डू, यानी कि क्या नहीं करने को कहा गया? तो देखिए, ईट चॉकलेट यानी कि चॉकलेट खाने को नहीं कहा गया। प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने के लिए मना किया गया। वाइट और नेल्स, ये नाखून चबाने के लिए नहीं कहा गया। वॉच टीवी, समझिए इधर, तो चॉकलेट खाने के लिए मना किया गया था। क्या किया गया था? मना किया गया था कि डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा। ऐसे ही डोंट वाइट योर नेल अमेंडा, अमेंडा अपने दांत मत चबाओ, सॉरी नाखून मत काटो या फिर चबाओ। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन इसके जाएंगे एक साथ, ऑप्शन बी, ई, ए एंड सी, दो ऑप्शन जाएंगे और दो ऑप्शन जाने पर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसीलिए ये क्वेश्चन का इसमें करेक्ट आंसर दिया नहीं है। अगर आप करना चाहो तो फिर एक ऑप्शन आपको खत्म करना पड़ेगा, ऑप्शन बी कर दो या फिर ए कर दो। तो क्या नहीं करने को कहा गया? ईट चॉकलेट, कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच माइथिकल करेक्टर डज अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ एज, यानी कि कौन सा करेक्टर स्वयं महसूस करती है अमेंडा? ऑप्शन ए फेरी, नो। मैरमेड, सही है एकदम, स्वयं को मैरमेड महसूस करती है यानी कि कल्पना करती है। बिच, नो। एंजल, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अमेंडा विशेष टू लिव इन, अमेंडा की इच्छा होती है कि वो कहाँ रहे? सिटी, सी, विलेज, स्काई। तो अमेंडा की इच्छा है कि वो कहाँ पर रहे? समुद्र में रहे, सी में रहे। कहाँ पर? सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या थी? लव फॉर पेट्स, नो। पेट की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई। चाइल्डहुड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बचपन पर पाबंदियाँ लगाना, बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बचपन में अपने बच्चों पर अनेक प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, भले ही वो वैलिड ना हो फिर भी प्रत्येक तरीके से उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहते हैं। ये सबसे खतरनाक है और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमें ये बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। बिकॉज आपके माँ बाप जितने रेस्पॉन्सिबल बनेंगे थोड़ा बहुत आपको भी रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं, सॉरी 31, और अब पोएम नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, एनिमल्स। पोएम नंबर 7 एनिमल्स दरअसल आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि अब नहीं है, तो इसके एमसीक्यूज कंप्लीटली आपको हटाने पड़ेंगे बिकॉज अब आपके एग्जाम में ये है ही नहीं पोएम। समझिए आगे, ट्रीज, द ट्रीज के जो कंपोजर हैं वो हैं एड्रिन रिच, और इसके क्वेश्चन बड़े इजी बनते हैं। वेयर आर द ट्रीज मूविंग इन द पोएम, यानी कि पोएम में पेड़ कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं? इनटू हाउस, ऑप्शन बी। आउट ऑफ द हाउस इनटू द फॉरेस्ट, घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे, ऑप्शन एकदम बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू द ट्रीज सिम्बलाइज, यानी कि वृक्षों को किसका प्रतीक माना जाता है? नेचर्स फ्रीडम, रिचनेस, सैडनेस, पावर। तो ये तो पी सी डी ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दे ही रखे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए नेचर्स फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 38 समझिए, व्हाट इज द स्ट्रगल शोन इन द पोएम, पोएम में क्या स्ट्रगल दिखाया जाता है? बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में स्ट्रगल यानी कि जो समस्या है वो दिखाया जाता है, या प्रकृति और ह्यूमंस के बीच में वो दिखाया जाता है? बिटवीन डे एंड नाइट में दिखाया जाता है, नो। बिटवीन पुअर एंड रिच, नो। तो ऑप्शन दो ही बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में हमें ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का संघर्ष है वो समझाया गया है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, इसको करेक्ट होना चाहिए। वेयर वॉज द पोइट सिटिंग, वेयर वॉज द पोइट सिटिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। व्हाट डू द ट्रीज ब्रेकिंग द ग्लास रिप्रेजेंट, ह्यूमन स्ट्रेंथ, नेचर्स रिवॉल्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड न्यू प्लांटिंग। नो, ये रिप्रेजेंट करता है कि नेचर्स रिवॉल्ट, नेचर किस प्रकार से विद्रोह करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा फॉग चैप्टर के एमसीक्यूज। तो फॉग चैप्टर को कंपोज किया गया कार्ल सैंडबर्ग ने, एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉग से द पोइट कंपेयर्स फॉग विद, यानी कि फॉग की कंपेयर किससे की गई है। ऑप्शन ए कैट से, डॉग से, टाइगर से, अवार्ड से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉग का कंपेयर किया गया है किससे, अ कैट से। एंड क्वेश्चन नंबर 42 कहता है